हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। हम लोग अभी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित ये जो कड़बक है क्लास 12th के लिए, इसका सेकंड भाग देखने वाले हैं इस बार। और इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं सेकंड भाग में कि मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा रचित वो जो कड़बक है उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे क्वेश्चन आंसर आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने इनके व्यक्तित्व, इनके मतलब कवि के पूरे बारे, जीवनी से लेकर के मृत्यु तक सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। आप लोग वीडियो देख करके समझते रहिए और बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का ये जो कड़बक है ना, उसको हम लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से डिटेल रूप में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आप लोग नोट डाउन भी कर सकें और अच्छे से इसको एक बार रिमेंबर भी कर सकें, ठीक है। जैसे पहला पद जो है उनका, उसमें वो कैसे कैसे अपने आप को दिखाने का प्रयास किए हैं, उसी चीज़ का जिक्र इसमें है। कि कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी। कवि क्या कहते हैं, अभी इसको अर्थ भी, अब क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ। कहने का मतलब है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, कवि कहते हैं कि एक ही नयन है, एक ही नयन है हमारे पास, कवि के पास। कवि कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। लेकिन फिर भी वो गुनी है। कैसे हैं? गुनी है, गुणवान है। सोई विमोह जेई कवि सुनी, जो भी, जेई मतलब जो भी कवि को सुना है, कवि सुनी, जो भी कवि को सुना है वो मोहित हो गया है। क्या हो गया है? वो मोहित हो गया है। सोई मतलब, सोई विमोह मतलब वो मोहित हो गया है। अब इसका अर्थ लिखने के लिए दे तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो गुणी है, गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमारा 2 नंबर फिक्स है। फिर आगे कहते हैं अगले लाइन में कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। अर्थात ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा, कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा, मतलब चांद के जैसा जग विधि, मतलब इस जगत में अवतारा मतलब भगवान ने मुझे अवतरित किया। दीन कलंक, मुझे कलंकित कर दिया, कीन उजियारा। लेकिन उस चांद के जैसे हमें कलंकित तो कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने काव्य के माध्यम से इस संसार में अपना प्रकाश फैलाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से चंद्रमा कलंकित होने के बावजूद भी अपना प्रकाश इस पूरे पृथ्वी पर फैलाता है और फैला करके उजाला देने का कार्य करता है। अब इसका अर्थ लिखेंगे तो ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतार दिया, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी। लेकिन फिर भी कवि जो है चंद्रमा की तरह अपने काव्य का प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। इसमें हम जोड़ देंगे वो प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। और इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरफ धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी। लेकिन फिर भी वो चंद्रमा की तरह अपने काव्य के प्रकाश से पूरे संसार में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। और तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं कि चांद, कहते हैं यहाँ पे जग सूझा एक ही नैना हुआ सुख स्नख्तन महा। अर्थात जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस पूरी दुनिया को भली भांति समझ लिया है। फिर आगे कहते हैं जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कभी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। फिर कहते हैं कि कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय हुआ असूझ अपारा। कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वो असूझ और अपार है। समुद्र का पानी खारा है ना, उसके गहराई को नहीं मापा जा सकता, दिखाई नहीं देता है, वो असूझ है और अपार है, क्योंकि उसको कोई समझने का प्रयास भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो खारा पानी है। आगे कवि कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। अर्थात जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, शिव त्रिशूल से, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। फिर कहते हैं कभी कि जौ लही घड़ी करंक ना परा, कांच हो नहीं कंचन करा। अर्थात जौ लही, अर्थात जब तक घड़िया, वो सोना गलाने वाला जो पात्र होता है उसको घड़िया कहते हैं हम लोग, में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु उपयोग में नहीं लाई जाती या उपयोगी नहीं होती।
फिर आगे कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण अवते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गई मुख जे वही कही चाऊ। अर्थात एक नैन के होते हुए भी कवि दर्पण की तरह स्वच्छ भाव वाले हैं। उनकी इसी गुण के वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की ओर ताका करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वितीय कड़बक में कवि ने किस किस चीज़ों का जिक्र किया है और वो कैसे इस कड़बक के बारे में बताते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से रचना इसका किया है। कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो रिलाई रकत कहले गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनाओ। कहते हैं कि फिर से वही चीज़ कवि क्या कहते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा फिर से वही रिपीट करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कवि ने मोहम्मद कवि जो है वो उसमें उन्होंने काव्य को रच करके सुनाया है और जिसने भी इसको सुना वो प्रेम की पीड़ा को समझ पाया। वही कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, मतलब कवि इसको जोर जोर के सुनाए हैं। और सुना जो प्रेम पीर गा पाओ, जिसने भी सुना वो प्रेम का पीर मतलब प्रेम पीर गा पाओ, उस प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया और वो गीत गाने लगा, प्रेम की पीड़ा में गीत गाने लगा और उसको अनुभव करने लगा। जो रिलाई रकत के ले, मैंने इस कविता को रक्त की ले लगा करके जोड़ा है। गाढ़ी प्रीत नैन जल भई, और अपनी गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से, मतलब गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है और तब जाके मैंने इस काव्य का रचना किया है। आगे क्या कहते हैं कि औ मन जानी कविता अस की नामक यह रहे जगत में चिन्हा। अर्थ इसका क्या होगा कि यह कविता जायसी ने यह सोच करके लिखा, औ मन जानी, मैंने अपने मन में ये जान के लिखा, कविता असकीना लिखा कि मेरे मरने के बाद मकू यह रहे जगत में चिन्हा, कि मरने के बाद भी दुनिया में मेरी यह कृति अमर रहे और लोग मुझे 2 शब्दों में कम से कम याद तो करें। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघव जिनकिन बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अर्थात रतन सेन जैसा राजा नहीं है, कहाँ है वो राजा, कहाँ वो सुआ है जिसे देख करके राजा बुद्धि उपराजता था, ना तो वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है और ना ही वो राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती के रूप का वर्णन इतना किया जिसकी वजह से दोनों राजाओं के बीच युद्ध हो गया। वो पद्मावती रानी भी नहीं है जो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी जिनका तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता। वह अब कोई इन लोगों में से कोई भी नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानी, उनकी अमर गाथा इस धरती पे, इस संसार में आज भी अमर है। आज भी लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। धनी पुरुष वही है जिसकी कीर्ति जासु आज भी विद्यमान है, फूल मरे पर मरे न बासु। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल मर तो जाता है लेकिन उसकी खुशबू बची रहती है, ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष की कीर्ति आज भी वैसे ही बची हुई है जैसे फूल के मरने के बाद भी उसका सुगंध हमेशा जिंदा रहता है। फूल को हम लोग पैर के तले दबाते हैं या हाथों से मिस देते हैं और वो सुगंध देने लगता है। अर्थात कि हम किसी के क्वालिटी को मार नहीं सकते हैं, किसी के अंदर अच्छाई है तो उसको मार नहीं सकते, उस इंसान को मार सकते हैं, उसके अच्छाई को नहीं मार सकते, किसी के अच्छे कर्मों को नहीं मार सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसके कर्मों को नहीं मार सकते हैं। उसके अंदर जो क्वालिटी है ना उसको मारना इम्पॉसिबल है। के न जगत जस बेचा, के न लीन अस जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। अर्थात संसार में ना तो किसी ने जस बेचा है और ना ही किसी ने जस को खरीदा है। जो मेरे कलेजे के खून से रचित इस कहानी को पढ़ेगा, यहाँ पे पढ़ेगा, वह हमें 2 शब्दों में ज़रूर याद रखेगा। ऐसा आशा अपने मन में कवि रखते हैं और रख करके इस काव्य की रचना करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ के जाएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन और मिल सके जिससे हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम कर सकें। आई होप आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।